नरेंद्र मोदी इससे पहले जापान दौरे पर पहुंचे। जापान के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं चाइना पर जिस तरीके से वहां पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत हुआ वो तस्वीरें हमने देखी, और खास तौर पर जब जिनपिंग और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं इन सबसे निकलकर आने वाली। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय समीकरण इस वक्त बदल रहे हैं, उन समीकरणों के बीच में भारत, रूस और चीन का एक साथ एक मंच पर आना, क्या किसी तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की उम्मीद है? भारत जिस तरीके से हमेशा ऑटोनॉमी की बात करता है, मल्टीपोलर पार्टनरशिप की बात करता है, क्या भारत उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? साथ ही इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जब मौजूद रहेंगे तो उनसे हम चर्चा आर्थिक तौर पर कैसा असर पड़ेगा और क्या प्रधानमंत्री इसका तोड़ किस विकल्प के तौर पर निकालेंगे, यह भी साथ ही समझना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एससीओ और ब्रिक्स कहीं ना कहीं दोनों मंच ऐसे हैं जहां पर भारत को एक सिक्योरिटी नेट मिलता है, और इसी सिक्योरिटी नेट के तहत भारत जहां पर अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इस सिक्योरिटी नेट को मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखा जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे ग्लोबल साउथ का लीडर बनता जा रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज प्रधानमंत्री हमेशा से बनते आए हैं और साथ ही हमने उनकी ग्लोबल रेटिंग्स भी देखी हैं। इसी बीच में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव और चीन के साथ गलवान झड़प के बाद हमारे जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए, उसमें भारत कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, भारत और चीन के बीच का जो कारोबार है उसके कुछ फिगर्स इस वक्त मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस व्यापार को, पार्टनरशिप को भारत क्या सिर्फ व्यापार के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली भी आगे बढ़ाएगा? क्योंकि धमकी तो चीन पर भी 200% टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जबकि अगर रशियन ऑयल की बात करेंगे तो रशियन ऑयल में आधे से ज्यादा उसका तेल चीन खरीदने वाला है। भारत उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन चीन के सामने बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की चली नहीं और भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब एससीओ के मंच पर कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान उसका मेंबर देश है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, उसमें भारत का वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, चीन के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना, दोनों देश अपने हित को किस तरीके से देखेंगे, कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे, कैसे अमेरिका को जवाब देंगे, ये वो सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे को पूरा करते हुए नजर आएंगे। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फिर उसके बाद ओझा साहब जैसे ही जुड़ेंगे मुझे उसकी भी जानकारी देंगे। दीप्ति तनेजा जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। एज अ फॉरेन एक्सपर्ट मैम, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि चीन के साथ भारत को कैसी अप्रोच रखनी होगी? एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ रखना होगा। चीन के लिए भारत इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट आपको नजर आता है, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की बदली हुई अप्रोच के साथ, उनके टैरिफ बॉम्ब के बीच में भारत अपने लिए ठोस क्या तलाशेगा? चीन को अपनी जरूरत कौन सी भारत से जो इस वक्त पूरा करने की नीड है? दीप्ति जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैम? ठीक है, जल्दी से चर्चा को आगे बढ़ाने। ठीक है मैम जी 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 जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, यस मैम। जी 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 मैम, आप सवाल एक बार दोहरा सकती हैं? सॉरी, मैं सुनने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दीप्ति जी, मैं बस इतना समझना चाह रही थी कि चीन, भारत और साथ ही व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया का एक मंच पर मौजूद रहना डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके के संदेश देगा, और संदेश से ऊपर इससे ठोस क्या निकल कर आने की उम्मीद है? मैम, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, एक हमारी थ्योरी चलती है कि वर्ल्ड ऑर्डर, हमारा वर्ल्ड ऑर्डर बार बार पिछले 600-700 सालों का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो हमारे वर्ल्ड ऑर्डर्स बदलते रहते हैं। इट वाज नॉट ऑलवेज कि अमेरिका की डोमिनेंस थी, डॉलर डोमिनेंस थी, उससे पहले ब्रिटेन डोमिनेंस थी, उससे पहले हमारी डच डोमिनेंस थी। तो अब ये जो 3 देश मिल रहे हैं, अब हमारी जो डोमिनेंस होने वाली है, जो आगे का समय आएगा, और ऐसा नहीं है कि ये एकदम कल ही रातों रात हो जाएगा, आज मिले हैं कल हमारी डोमिनेंस हो जाएगी, नहीं, ये पूरी की पूरी थ्योरी टाइम लेती है। अगले 5 से 10 साल बहुत ही चुनौती भरे साल होने वाले हैं, बहुत ही अपना ये निर्णय पूर्वक साल होने वाले हैं कि अगले आज जो निर्णय होंगे वो अगले 10 साल की बात की केवल इन 3 देशों की नहीं, पूरे वैश्विक नीति को तय करेंगे। क्योंकि ये तीनों देश जो हैं, ये अपने आप में सब उभरते सितारे हैं और अपने आप में उभरते देश हैं।
कुछ ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम अगर देखते हैं तो रिक्स आज की डेट में G7 को जीडीपी टर्म्स में, पॉपुलेशन टर्म्स में ओवरकम कर चुका है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। अमेरिका गेज करता है, देखता है, वो जैसे कहते हैं ना टेस्टिंग वार्म वाटर्स, तो वार्म वाटर्स टेस्ट करता है कि कौन मेरी कितनी चीज को स्वीकार करेगा। तो चाइना ने स्वीकार नहीं किया, रशिया वैसे ही उसका कुछ स्वीकार नहीं करता है। अब जो मोदी जी ने दिखाया है कि भारत भी आपकी ये जो आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रैटेजी है, आपके आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स हैं, इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो अब जो ये समय है, जो कल एससीओ से हम देखने वाले हैं, मेन जो इनकी आपस में बातचीत होगी, साइडलाइंस में जो कल मोदी जी और जिनपिंग जी की जो बातचीत होने वाली है, वो आगे आने वाले विश्व को बहुत ही रीडिफाइन करने वाली है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, इकोनॉमिक ऑर्डर आने वाला है। हमें अपने डिफरेंसेस भूल के इकोनॉमिकली अपने तीनों देशों को स्ट्रॉन्ग करके डी डॉलराइजेशन का समय लाने का ये टाइम है, जो ये तीनों देश मिलके कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ यादव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यश श्रीवास्तव भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, शरद कोहली जी भी इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, आपके साथ आप सवाल आपके सामने में रखती हूँ। 50% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया, क्या एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है कि जवाब दिया जा सके डोनाल्ड ट्रंप को और उनके 50% टैरिफ का काउंटर रखा जा सके, और अगर हां तो कैसे? अनम्यूट कर लेंगे, अनम्यूट करेंगे सिद्धार्थ। पूर्णिमा जी माफी चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही जी। पूर्णिमा जी, मुझे नहीं लगता कि एससीओ या फिर ब्रिक्स जैसा कोई भी मंच किसी प्रतिक्रिया या जवाब देने के लिए है। जो दुनिया में कहीं और हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, और जो भारत कर रहा है वो भारत कर रहा है। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा माध्यम है। एससीओ भी एक बहुत बड़ा मंच है। भारत की जो उभरती हुई ताकत है, या फिर सभी देशों का मिलजुल करके दुनिया में जिस प्रकार की एक वैश्विक परिस्थिति बनी है, उसके मद्देनजर जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जिसमें खास करके जो एशिया या फिर ग्लोबल साउथ भी जिसको कहा जाता है, वहां से लीड जो की जा रही है, मुझे लगता है कि अपने आप पे एक नई ऊर्जा की और एक नई आशा की किरण है। ये दुनिया को एक नए माध्यम से, एक नए तरीके से, एक नए तौर से बदलती हुई चीजों को और बदलती हुई परिस्थितियों को देखने का एक अवसर मिल रहा है, जो कि बहुत आशावान है। जिस प्रकार की परिस्थितियां पहले से भी चली आ रही थी वैश्विक परिदृश्य में, उसमें बहुत सारा डोमिनेशन कुछ विशेष देशों का भी रहा। उस डोमिनेशन के कारण, चाहे फिर वो उनका करेंसी डोमिनेशन है या फिर उनका स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन है, डिफेंस डोमिनेशन है, उस कारण से हमने कई ऐसे देशों की मनमानी को भी देखा। पर आज के युग में, जहां पर दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ग्लोबल साउथ में रहता है, एशिया में रहता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी ब्रिक्स देशों से चलती है, इतना बड़ा एक शेयर लोगों के मत का यहाँ से है, के लिए मैं आपको